Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about capillary or gel electrophoresis. तो आज हम अपने इस कोर्स का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसा कि देखें हमने लास्ट टाइम जो है वो HPLC को स्टडी किया था। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद HPLC। नंबर 1 पर जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि द इंस्ट्रूमेंट इज़ क्वाइट हैवी, इसके अलावा एक्सपेंसिव भी है। सिमिलरली अगर हमने हर सैम्पल को रन करना है तो उसके लिए जो इलेवेंट्स हैं और जो उसमें मोबाइल फेज़ हैं, सिमिलरली कॉलम्स हैं, तो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो नंबर 3 पर यह है कि जो हमें पीक्स मिलती हैं HPLC में दे आर क्वाइट ब्रॉड, तो हमें चाहिए नैरो पीक्स। तो इन सब का जो सोल्यूशन है वो है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इसका बड़ा सिंपल है, वर्किंग भी इसकी सिंपल है, ऑपरेशनल जो उसमें महारत चाहिए हमें वो भी बड़ी कम होती है इसमें, कॉस्ट पर सैंपल रन करने की वो भी कम है, और सबसे जो बेटर इसमें रिज़ल्ट आता है कि जो पीक्स होती हैं वो बड़ी नैरो होती हैं, और वो जो नैरो पीक्स होती हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्लो ऑफ योर एनालाइट मिक्सचर जो है वो होती हैं। तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये काफ़ी जो है वो लेटेस्ट टेक्निक है। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय स्वीडिश केमिस्ट आर टाइसलियस इन 1930s एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क इन 1948, और उस वक्त जो सीरम प्रोटीन्स थी उनकी स्टडी के लिए यूज़ की। तो ये जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इससे पहले जो टेक्निक थी उसको हम कहते थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वर्किंग मैकेनिज्म इसका जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो मैं आपको नेक्स्ट फिगर में जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ लाइक दिस। इसमें अगर आप देखें कि ये एक ट्रे है और इस ट्रे में यहाँ पर ये एक हमने जेल जो है वो प्लेस की हुई है। जेल जो है ये एगारोज जेल है और इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर जो है वो हम डिप्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं जेल के अंदर, और इनमें जो है वो अपना मिक्सचर जो है वो हमने फिल किया हुआ है जिसको हमने सेपरेट करना है। उसके बाद इस जेल में एक तरफ जो है वो हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो लगाया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो लगाया हुआ है, और इस जेल के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ये जेल जो है वो एक सोल्यूशन में पड़ा है और उस सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन जो है वो कहते हैं। बफर सोल्यूशन विल हेल्प टू फ्लो द मॉलिक्यूल्स इन द जेल। तो इस बफर सोल्यूशन में ये जेल जो है वो डिप होता है। नो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो हमारा एनालाइट मिक्सचर है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखें अगर कोई स्पीशी न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसको हम इसमें एनालाइज जो है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आपका एनालाइट मिक्सचर है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ केटाइंस और इनाइंस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर हम हमारे पास DNA के डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं या प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं और उनको हमने आपस में जो है वो सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, तो हम यहाँ पर उनको मिक्स फॉर्म में जो है वो प्लेस कर देंगे। बाद में यहाँ पर पावर सप्लाई करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ जो हैं वो मूव करेंगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और वो इस जेल में से जो है वो पास करेंगी। जब वो इस जेल में से पास करेंगी तो जिस स्पीशी पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो है वो जिस स्पीशी पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा रैपिडली फास्ट मूव करेगी टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ऑन द अदर हैंड जिस स्पीशी का साइज स्मॉल है वो भी जो है वो ज़्यादा मूव करेगी फास्टली, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच यहाँ पर हमें जो है वो सेपरेशन एक पैटर्न जो है वो मिल जाएगा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नो इफ़ यू सी हेयर कि यहाँ पर हमने स्टार्ट में ये वही जेल की प्लेट जो है वो दिखाई गई है। तो यहाँ पर हम अपना सैम्पल मिक्सचर जो है वो प्लेस करते हैं और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रैंड्स हैं वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट,
और अगर आप देखें कि जो पार्ट जो स्ट्रैंड है वो स्मॉल इन साइज़ होगा वो ज़्यादा रैपिडली मूव करेगा, और जो लार्जर होगा आपका चंक वो जो है वो पीछे रह जाएगा, वो फ्लो नहीं करेगा, और इस बेस पर जो है वो सेपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड जो यहाँ पर होगा वो हमारे स्टैंडर्ड टाइप का होगा, तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि ये अगर इसके क्रॉस जो है वो स्टॉप किया है तो इस पार्ट इसका साइज़ क्या है, इसी तरह इसका साइज़ क्या है, तो यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड जो है वो भी रन करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ HPLC, जहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड रन करते हैं और उसकी हम पीक जो है वो लेते हैं, और उस पीक पोजीशन से हमें पता लगता है कि हमारा जो एनालाइट मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम एक जो स्ट्रैंड होगा वो हमारे स्टैंडर्ड का होगा, जिसकी हमें पता होगी कि इसकी नेचर क्या है और इसकी जो फ्रैगमेंट की जो है वो लेंथ क्या है। तो एक्चुअल जो वर्ड मैं यूज़ करना चाह रहा था यहाँ पर वो फ्रैगमेंट है। तो जो स्मॉल फ्रैगमेंट होंगे वो ज़्यादा रैपिडली मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, और जो लार्ज फ्रैगमेंट होंगे दे विल स्टॉप बैकवर्ड। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो थी वो एक बड़ी सक्सेसफुल टेक्निक जो है वो प्रूव हुई। इसमें जो है वो आपके मिक्सचर की सेपरेशन बड़ी इजी हुई, कॉस्ट भी बड़ी कम हुई, इंस्ट्रूमेंट भी बहुत छोटा सा है, एक ये ट्रे है और साथ हमने ये वोल्टेज की सप्लाई देनी है, प्लस ये जेल है। अब अगर DNA वगैरह या कोई और स्पीशीज़ हैं तो हम बाद में यहाँ पर लोकेटिंग एजेंट्स के ज़रिए यहाँ पर या कोई स्टेन जो है वो ऐड करते हैं, फिर वो स्टेन्स जो हैं वो DNA या प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स के साथ मिलकर कोई कलरेशन देता है, तो बाद में हम उसकी फिर स्नैपशॉट लेते हैं इन ऑर्डर टू डू आवर फाइनल कैलकुलेशंस। तो जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो कि हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, वो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी लेटेस्ट फॉर्म है। देखें, इस जेल को भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में टाइम लगता है, तो हमने क्या किया है कि इस जेल को बजाय इस प्लेट की फॉर्म में लें, हमने इसको एक कैपिलरी ट्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एंड नाउ दिस इज़ योर कैपिलरी, जिसके अंदर ये जेल जो है वो फिल्ड है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मुकाबले में इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम हो गई है, हमें इंस्ट्रूमेंट का साइज़ और ज़्यादा कम हो गया है, एंड फाइनली जो बेटर जो है वो इसमें एनालिसिस है, और बहुत कम टाइम में जो है वो ये एनालिसिस होता है। तो इसके लिए हम दो रेजरवायर्स लेते हैं, जैसा कि पीछे जो थी वो एक ही रेजरवायर में डिप था, तो यहाँ पर हम दो रेजरवायर लेते हैं बफर सोल्यूशन, एक में ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक में जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। दूसरा, इसको हम बोथ रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप जो है यहाँ पर अगर आपके पास नेगेटिव स्पीशीज़ हैं तो आपने उनको यहाँ पर जो है वो प्लेस किया, और अगर आपके पास पॉजिटिव स्पीशीज़ है जिनको आपने सेपरेट करना है तो आप उनको यहाँ प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस या पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो वो अपोजिट साइड पर मूव होगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम बोथ रिवर्सिबली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ जो है वो एनोड है और एक तरफ जो है वो कैथोड है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो स्पीशीज़ हैं जिनको आपने सेपरेट करना है वो इन दी फॉर्म ऑफ केटायंस हैं, तो आप सैंपल जो है जिसमें मिक्सचर है जिसको आपने सेपरेट करना है वो इस रेजरवायर में ऐड कर देंगे, और बाद में इसको ऐड करने के बाद इस पूरे कंटेनर का जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि सोल्यूशन जो है वो मिक्स होकर आपकी इस कैपिलरी के अंदर चला जाए। कैपिलरी के अंदर जब जाएगा तो अगेन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस के ज़रिए जो है वो चीज़ें सेपरेट होंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़, डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज, और यहाँ पर हमने फिर जो है वो एक डिटेक्टर अटैच किया हुआ है। नो, ये डिटेक्टर वही है जो कि हम यूज़ करते हैं HPLC के साथ, क्योंकि सैम्पल हमारा जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड है। तो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, कोई एनालिटिकल टेक्निक, थर्मो एनालिटिकल मैथड, केमिल्यूमिनेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम यहाँ पर अटैच करके जो है वो अपने रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। शुरू में ये जो यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट रेट्स एट विच चार्ज स्पीशीज माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिपेंड करेगा कि चार्ज की क्वांटिटी और साइज़। अगर साइज़ स्मॉल है तो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा फ्रैगमेंट इन द जेल और कैपिलरी, और अगर चार्ज उस पर ज़्यादा है तो फिर भी वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। शुरू में ये जो टेक्निक है ये मोस्टली बायोलॉजी में जो है वो यूज़ हुई है। तो इसमें बायोकेमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल केमिस्ट जो है वो उन्होंने
जो सेपरेट किया है, और जो सेपरेट होने वाली स्पीशीज थी दे वर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए एंड आरएनए। तो ये जो फोरेंसिक में हम डीएनए या आरएनए करते हैं वो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए जो है वो हम करते हैं। तो इसमें जैसे कि दिखाया गया है कि बिफोर कैपिलरी हम फ्लैट जो है मीडियम के अंदर ये सेपरेशंस करते थे विच इज़ कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन आफ्टर 1980s फिर हमने नई टेक्निक डेवलप की विच इज़ कॉल्ड एज कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी जो है वो बेटर निकले। ये वही इंस्ट्रूमेंटेशन है आई हैव डिस्कस विद यू। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें कैपिलरी जो है इसमें बफर फील्ड फ्यूज सिलिका कैपिलरी होती है। 10 to 100 माइक्रोमीटर इसका जो है वो डायामीटर है एंड 40 to 100 सेंटीमीटर इसकी जो है वो लेंथ होती है। 2 बफर रेजरवायर्स होती हैं। तो सैम्पल इंट्रोडक्शन जो है वो एक एंड पर करते हैं, दूसरे एंड पर चीज़ें डिटेक्ट होती हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 to 30 किलो वोल्ट जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो सैम्पल को हम अंदर कैपिलरी के अंदर इंसर्ट करने के लिए जो हमारी रेजरवायर है जहाँ सैम्पल इंड्यूस करते हैं उसकी थोड़ी सी हाइट जो है वो बढ़ा देते हैं। अल्टरनेटिवली हम यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि इस एंड पर कोई पंप अटैच कर सकते हैं जो कि सक करेगा आपके सैंपल को, इसमें से जो है वो रन करेगा। तो जो डिटेक्टर्स वही हम इसमें लगाएंगे जो कि HPLC में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरिसेंस, थर्मल मेथड्स हैं, केमिलुमिनेसेंस है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये सारे जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं वही HPLC में जो यूज़ करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वाई बेटर ये क्यों है। देखें बाकी सारे हमने जो है वो डिस्कस कर लिए फैक्टर्स। एक फैक्टर हमने डिस्कस नहीं किया कि HPLC में या क्रोमेटोग्राफी में जो पीक्स होती हैं वो थोड़ी ब्रॉड आती हैं। चाहे जितना मर्जी आप एक्यूरेट एनालिसिस कर रहे हैं बट पीक्स आर ब्रॉड, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में पीक्स जो है वो नैरो होती हैं इस इलेक्ट्रो ऑस्मैटिक फ्लो की वजह से। इसको हमने यहाँ पर जो है वो अंडरस्टैंड करना है, तो फिर हमें पता लगेगा कि वाई पीक्स आर नैरो। बट इफ़ यू सी अ कंपैरिजन किया गया है कि जिसमें देखें ये एक इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक प्रोफाइल है या फ्लो है, और ये फ्लो है प्रेशर इंड्यूस्ड फ्लो। ये फ़्लो जो है ये यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी में या HPLC में, तो जबकि ये जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होता है। सो इफ़ यू सी हेयर कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो प्रोफाइल है वो सेम है, यानी कि कोई पीक डेवलप नहीं हो रही, और जो आइंस हैं वो एक ही वक्त में जो एक स्पीशी है वो डिटेक्ट होगी। लेकिन ये प्रोफाइल जो है ये है क्रोमेटोग्राफी की। इसमें अगर आप देखें कि दरमियान में क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है वॉल्स के साथ, जो स्पीशीज़ हैं वो पहले डिटेक्ट हो जाएंगी, और जो एंड है जो रीजन जो कि वॉल के साथ आपके कैपिलरी के या आपका जो स्टेशनरी फेज़ है उसके अंदर जो वॉल के साथ स्पीशीज़ हैं वो थोड़ी सी लैग बिहाइंड करेंगी। इससे जो पीक है वो आपकी ब्रॉड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पीक ब्रॉड किस तरह होगी कि ये वाला जो रीजन है ये वाला, तो वो अगर आप देखें कि वो यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है टाइम के लिहाज से, अगर आप देखें तो वो बहुत पहले डिटेक्टर तक पहुँच जाएगा, और ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। तो इस एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमने ओवरऑल जब बताना है तो पीक जो है वो ब्रॉड हो जाती है। अब अगर आप देखें यहाँ पर कोई और भी कोई चीज़ हो, अगर कोई मिक्सचर हो जो कि मिलता जुलता जिसका भी इल्यूशन टाइम हो, तो वो इस पीक के अंदर हिडन हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू सी अगर हम यही ग्राफ जो है वो बनाएं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, तो वो ग्राफ जो है वो इस तरह बनेगा कि पीक जो है वो बहुत नैरो होगी। उसकी वजह क्या है कि ऑलमोस्ट और जो एक चीज़ है, जो एक मिक्सचर है जो कि इल्यूट आउट हो रहा है, जो कि निकल रहा है, डिटेक्टर तक पहुंच रहा है, वो एट अ टाइम पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो है पीक बड़ी नैरो होती है। तो प्रेशर इंड्यूस्ड फ्लो के मुकाबले में जो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो होता है उसकी फ्लैट प्रोफाइल होने की वजह से जो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक ही वक्त में डिटेक्टर तक पहुंचता है, उस वजह से आपकी पीक जो है वो नैरो बनती है और इसीलिए रिजल्ट जो है वो बेटर आते हैं। लेकिन जो आपका प्रेशर इंड्यूस फ्लो है उसमें ये वाला रीजन जो है वो पहले डिटेक्ट हो जाएगा, ये वाली जो चीज़ें हैं वो बाद में डिटेक्ट होंगी। ऑल्दो ऑल थ्री थिंग्स आर सेम, लेकिन इस वजह से टाइम ऑफ इल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा, और हमें पता है कि हम टाइम की वजह से तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस वजह से
हम कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो जो है वो ज़्यादा बेटर है।